हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवंबर की। वास्तव में नवंबर माह जो है भारत के फेडरल ढांचे और वर्तमान राजनीतिक स्ट्रक्चर का, जो आप भौगोलिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा माह है। वैसे तो अगर हम देखें तो आज हम जिस पर ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, जिनके गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस नवंबर माह में, उन पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत के बहुत सारे राज्यों का गठन नवंबर में हुआ है। कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से कई सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जो नवंबर माह में गठित हुए हैं। हालांकि आज हम इन 3 राज्यों की बात करेंगे। इन 3 राज्यों की बात के बहाने हम भारत के संघीय ढांचे की बात करेंगे, रियासतों के एकीकरण, कैसे भारत आज़ादी के बाद अपने आप को पुनर्गठित करता है उसकी बात करेंगे, भाषाई राज्यों की मांग की भी बात करेंगे और सबसे अंत में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पिछले 25 साल की इन 3 राज्यों की परफॉर्मेंस क्या रही उसकी भी बात करेंगे। इन सबके साथ आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वास्तव में न्यूज़ है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड पुनर्गठन के 25 साल। इंडियन एक्सप्रेस में पूरी एनालिसिस निकली थी। एज छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड टर्न 25, द स्टोरी हाउ इंडिया फॉर्म्ड इट्स स्टेट्स। भारत कैसे अपने राज्यों का गठन करता है उसकी स्टोरी। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आपको सारे करंट्स के अपडेट मिल जाया करेंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं ब्रिटिश भारत से। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा कि आज़ादी के समय भारत का 60% हिस्सा जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा अक्वायर्ड था और रेस्ट 40% हिस्सा जो था वो देसी रियासतों के पास था, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के पास था। आज़ादी के समय भारत में 565 के आसपास रियासतें थीं और रियासतों और प्रांतों की सीमाएं वास्तव में जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि साम्राज्यवादी हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी 1801 में बनाई गई, मुंबई प्रेसिडेंसी 1827 में बनाई गई, मध्य प्रांत बनाया गया 1861 में, 1905 में बंगाल विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने। इसी तरीके से 1912 में अगर आप देखेंगे तो असम, बिहार, उड़ीसा जैसे नए प्रांत बनाए गए। लेकिन सारे प्रांतों के गठन का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा करना था। सीमाएं, भाषा, संस्कृति, समाज, प्रशासन, किसी भी तार्किक आधार पर इनका गठन नहीं किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो महत्वपूर्ण रूप से जो औपनिवेशिक विरासत थी वो स्वतंत्र भारत के राज्य के निर्माण में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्निर्माण शुरू होता है और स्वतंत्रता के बाद अगर हम भारत को देखें तो 1947 में अगर हम बात करें सबसे शुरू से, आज़ादी के समय भारत के समक्ष कई सारी चुनौतियां थीं। जैसे कि आर्थिक ठहराव था। हम 200 साल की आज़ादी के 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे। पूरी तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो चुका था। जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितनी भी संस्थाएं थीं, वो सब बहुत कमज़ोर थीं। भारत में व्यापक सामाजिक असमानताएं थीं। सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। एक देश का अलगाव हुआ था धर्म के नाम पर और भारत सांप्रदायिक दंगों के चपेट में भी था। निरक्षरता, हिंसा, ये सब बहुत ज़्यादा व्यापक थी। साथ ही साथ सूखा और अकाल और महामारी की घटनाएं भी हो रही थी। साथ ही साथ एक तनाव यह भी था कि ये जो 565 रियासतें हैं, इनका राजनीतिक एकीकरण कैसे किया जाए। तो इसका बीड़ा उठाया सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इसका समर्थन किया और पटेल ने कहा था कि अगर हमने इसे तुरंत नहीं सुलझाया तो हमारी आज़ादी राज्यों के दरवाजे से गायब हो जाएगी। तो आज़ाद होते हैं हम और उसके बाद आज़ादी के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अब स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस ने यह वादा किया था कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। लेकिन विभाजन के बाद जब सिचुएशंस बदल गई तो कांग्रेस को ये लगा कि अभी हमने एक विभाजन झेला है और भाषाई आधार पर अगर हमने राज्यों का गठन किया तो विवाद बढ़ता चला जाएगा। इसी विवाद को सॉल्व करने के लिए
1948 से 1955 के बीच में 3 आयोग बने। पहला आयोग था एस.के. धर कमीशन 1948 का। एस.के. धर कमीशन ने साफ साफ कहा कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। धर आयोग की रिपोर्ट आते ही भारत की जनता और ज़्यादा नाराज हो गई, विरोध प्रदर्शन बढ़ गए और उसको शांत करने के लिए कांग्रेस ने JVP कमीशन का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और P. सीतारामैया के एक टीम बनाई गई और इन्होंने ये आयोग बनाया गया और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी तो इन्होंने भी कहा कि भाषाओं का गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित नहीं है। जनता और नाराज हो गई, धरना प्रदर्शन बढ़ गए। P. श्रीरामुलु जो भाषाई आधार पर तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए राज्य की मांग कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक के दौरान। इससे और ज़्यादा तनाव बढ़ा और उसके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित कर दिया गया। इसके बाद बनता है फजल अली कमीशन, जिसको हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं, कि इसने इतिहास पूरी तरीके से बदला और इन्होंने कहा कि अन्य आधारों के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा अन्य आधारों के साथ साथ भाषा को भी एक आधार माना जा सकता है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल भाषाई राज्य बना दीजिए, लेकिन भाषा को भी एक आधार के तौर पर मान्यता अवश्य प्रदान की। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और भारत में फिर से एक नया नक्शा बना। उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे से ये न्यूज़ शुरू होती है, नवंबर और 3 राज्य, वो 3 राज्य जो 25 साल पूरे कर रहे हैं, लगभग 1/4 सेंचुरी पूरी कर रहे हैं अपने गठन की, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 3 राज्य हैं, सबसे पहला हम अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश को काट करके अलग किया गया। इनकी बेसिक मांग ये थी कि यहाँ पर प्रशासनिक उपेक्षा हो रही थी, आदिवासी क्षेत्रों का बेहतर प्रशासन चाहिए था और आर्थिक संसाधनों का स्थानीय लोगों को लाभ मिले, यह उद्देश्य था छत्तीसगढ़ की मांग के पीछे। अगर इसके बाद हम दूसरे राज्य की मांग करें तो दूसरा राज्य है झारखंड, जो बिहार से काटकर अलग किया गया। झारखंड में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र था, खनिज संसाधन थे, लेकिन उनको उसका लाभ कम मिल रहा था। साथ ही साथ वे ऐतिहासिक अलगाव की भावना को भी झेल रहे थे। इसके बाद तीसरा राज्य जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड यूपी से अलग करके बनाया गया। वास्तव में ये पहाड़ी क्षेत्र था और बाकी रेस्ट ऑफ यूपी जो है मैदानी क्षेत्र था। तो पहाड़ी प्रशासन में कठिनाई मांगी जा रही थी और लोग कह रहे थे कि पहाड़ पर प्रशासन बेहतर नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ पर्यावरण और भूगोल के आधार पर राज्य की मांग की जा रही थी। तीनों राज्यों का गठन किया गया नवंबर में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के नाम पर, और 2025 में ये तीनों राज्य पूरा कर रहे हैं अपनी 25वीं सालगिरह। अब इन राज्यों की यात्रा जरा देख लेते हैं, पिछले 25 साल में परफॉर्मेंस कैसी रही। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़, अगर हम वर्ष 2000 की बात करते हैं तो नक्सल प्रभाव यहाँ पर बहुत व्यापक है। आदिवासी क्षेत्र पिछड़े हुए थे, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी बहुत व्यापक थी। आज की डेट में 2025 तक इन्होंने क्या हासिल किया? बिजली उत्पादन में ये अग्रणी राज्य बने, धान खरीद में शीर्ष राज्य बने, बस्तर कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ और DMF फंड मॉडल इनका बहुत फेमस है इंडिया में। चुनौतियां अभी भी इनके सामने बनी हुई हैं, नक्सल हिंसा की, आदिवासी विस्थापन की और खनिज आधारित असमानता की। तो ये इनका पिछले 25 साल का रिपोर्ट कार्ड है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की 2000 की स्थिति है प्रशासनिक उपेक्षा की, पहाड़ी भूगोल की और आपदा जोखिम की, जो अभी भी आपदाएं आती रहती हैं हिमालयी क्षेत्रों में। 2025 तक इन्होंने किस क्षेत्रों में अपने आप को बेहतर करके दिखाया? तो सबसे बड़ा है इनका 4 धाम प्रोजेक्ट, जो बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है। पर्यटन अर्थव्यवस्था के तौर पर यह राज्य स्थापित हुआ है, यहाँ की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी और साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जो चुनौतियां अभी भी हैं, वो सबसे पहली बड़ी चुनौती है माइग्रेशन की। यहाँ पर घोस्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है, लोग पूरा का पूरा गांव छोड़ करके चले गए हैं। इसके साथ साथ आपदाएं जैसे केदारनाथ, जोशीमठ जैसी हैं, और विकास बनाम पर्यावरण का संतुलन बनाने की जो समस्या है वो इनके 25 साल में अभी सॉल्व नहीं हुई है। और ये है उत्तराखंड का पूरा रिपोर्ट कार्ड।
इसी के साथ साथ अगर हम झारखंड की भी बात कर लें तो वर्ष 2000 में खनिज संपदा समृद्ध होने के बावजूद भी अत्यधिक गरीबी और नक्सल समस्या से यह राज्य जूझ रहा था। लेकिन 2025 तक इन्होंने क्या प्रगति की, इन्होंने खनिज उत्पादन केंद्र बन गया है एक तरीके से देश का। सड़क और रेल के कनेक्टिविटी में इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। जनजातीय विकास मिशंस बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और कृषि विविधीकरण पर इन्होंने ध्यान दिया है। महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो चुनौतियां अभी क्या हैं, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, सरकारें बहुत जल्दी बदलती रहीं। अभी तो फिलहाल स्टेबल सरकार है। खनन माफिया है, विस्थापन है और गरीबी और विकास का विरोधाभास यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। और यह है यहाँ के पिछले 25 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये 3 राज्य जिन्होंने पिछले 25 सालों में जिस प्रकार से अपनी स्थापना की मांग की और स्थापना के बाद परफॉर्म किया, उस पर हम लोगों ने बात करी। अब इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप अगर पॉलिटी के छात्र हैं तो अवश्य बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के अंदर नए राज्यों का गठन या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है? आर्टिकल आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद अब अगर हम देखें तो इस नए राज्यों के गठन के 25 साल पूरा होने के बाद यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत जो मॉडल फॉलो करता है वहाँ पर संघीय ढांचा जो है एक कह सकते हैं जीवंत मॉडल है, जहाँ पर विकास होता रहता है और उसमें चेंजेस और परिवर्तन ज़रूरत के हिसाब से किए जाते रहते हैं। भारत ने प्रमाणित किया है कि विविधता, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और राष्ट्रीय एकता तीनों एक साथ फल फूल सकते हैं। आपसे एक और प्रश्न मैं ज़रूर पूछूंगा, आप इसका जवाब भी कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पॉलिटी के छात्र हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस आपने अच्छे से पढ़ा है, आप क्या मानते हैं, छोटे राज्य भारत में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं या बड़े राज्यों की परफॉर्मेंस भारत में बेहतर है? छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, आप किसे पसंद करेंगे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, जानकारी उन लोगों के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए हमारा एक क्रैश कोर्स है जिसको हम सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच कहते हैं। इस बैच में अगले 200 दिनों के अंदर अंदर आपका NCERT से लेकर के एडवांस लेवल तक करंट अपडेटेड हर तरह से पूरा रिवीजन हर सब्जेक्ट का करवाया जाएगा विद डेली प्रैक्टिस, वीकली टेस्ट और साथ ही साथ कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट और कंप्लीट GS और CSAT के टेस्ट सीरीज़ के साथ। इन सब जानकारियों को आप डिटेल में कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट और ऐप पर जाके भी देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है आपको कि एडमिशन की लास्ट डेट 20 नवंबर है और इसमें फ़ीस जो है वो 4,999 गोल्ड बैच की है और प्लेटिनम बैच की 6,999 है। आपको यह फ़ीस बहुत डिस्काउंट के बाद मिल रही है और यह डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको यह कोड इस्तेमाल करना है। यह कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQ के सारे कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। इसके साथ साथ जो बच्चे 2027 के लिए 2028 के लिए UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें भी एडमिशन की लास्ट डेट 20 नवंबर है। तो इसमें भी आपको लेट नहीं करना है। अगर आप 26 में नहीं दे रहे हैं, 27 या 28 में देना चाह रहे हैं तो प्रॉपर समय है, आप हमारा बैच ज्वाइन करिए। सारी डिटेल्स जैसे मैंने बताई आप कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न होने पर डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन बेहतर ढंग से विद टेस्ट सीरीज़, ये P2I बैच है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरे के पूरे हर स्टेज को कंप्लीट कराने का बेहतरीन कोर्स है और इसमें भी आपको बस कोड वही लगाना है, तभी आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा। कोड याद रखिएगा, PK Live। तो देर मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।